और मार्केट आज देखिए अच्छा खासा डाउन है, ऑलमोस्ट 430 पॉइंट्स डाउन है जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दो रीजन मेन जो आपको पता है कि एक तो है ऑफ कोर्स जिस तरह से युद्ध के एस्केलेशन हुए हैं, और लो इसराइल ने लास्ट फैसिलिटी पे अटैक किया, ईरान के गैस फैसिलिटी पे, उसके वजह से एक तरह से तनाव बढ़ा है। और दूसरा ये एचडीएफसी बैंक में जो नई चीज आई उसके वजह से जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने अंतनु ने जो रिजाइन किया है, उसके वजह से भी गिरावट आई है। अभी अगर आप देखो तो एचडीएफसी बैंक 7.5%, 8% तक नीचे गया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास ही नीचे डाउन है। तो एक कहते हैं ना नीचे से बाइंग आई है। और अगर हम पहले बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक, क्योंकि अगर आप देखो तो 450 पॉइंट अगर निफ्टी होता है तो 150 पॉइंट या 200 पॉइंट, 150 पॉइंट के आसपास तो गिरावट एचडीएफसी बैंक की वजह से आ रही है, क्योंकि उनका अच्छा खासा वेटेज है। अभी अगर आप देखें तो ये क्यों रिजाइन किया, क्योंकि उन्होंने जो बात बोली ना कि आई वॉज नॉट हैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ अ कंपनी जिस तरह से चल रहा था पिछले 2 साल से, मैनेजमेंट जिस तरह से डिसीजन ले रहे थे और ही वॉज नॉट हैप्पी, उसके वजह से लिया गया है ये डिसीजन। तो कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है कि मैनेजमेंट के बीच में तनाव था, एंड समहाउ ये जो डिसीजन ले रहे थे या उनका जो भी जिस तरह से बिहेवियर था या तो जिस तरह कंडक्ट था, कहीं ना कहीं बाकी सब मैनेजमेंट से राज नहीं आ रहा, तो कॉन्फ्लिक्ट था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और उसके वजह से ये रेजिग्नेशन हुआ है। हालांकि ऑडिटर और या किसी ने आरबीआई भी कंटिन्यूस ऑडिट करता है, तो ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी आई नहीं है। अब किस तरह से वो बोले कि वो ही वॉज नॉट हैप्पी, एथिकली ही वॉज नॉट हैप्पी, तो वो देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ रूमर्स ये भी चल रहे कि एचडीबी हाउसिंग, आपको पता है करेक्ट, वो फाइनेंशियल एचडीबी फाइनेंशियल जो लिस्टिंग हुआ वो भी बहुत काफी डाउन है, ऑलमोस्ट 30 to 40% डाउन है। लेकिन उस टाइम पे ना जब लिस्टिंग से पहले 75,000 करोड़ का ऑलमोस्ट मिशिबिशी ने एक ऑफर दिया था, MUF मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन वो ठुकरा के ये लोग आईपीओ में गए, और आईपीओ के बाद वैल्यूएशन और नीचे आ गया, अभी तो 60,000 करोड़ के आसपास है। जबकि वही कंपनी मित्सुबिशी ने फिर श्रीराम में इन्वेस्ट किया, और आई थिंक उसके बाद उनका 3-4 महीने में ऑलमोस्ट 50 to 60% वैल्यूएशन बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं वहां भी सुनी सुनाई बातें आप देख लेना, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन है जहां मैनेजमेंट वाज नॉट हैप्पी द वे द डिसीजन टेकन, और इनका एक अच्छा खासा रोल था, और एचडीबी फाइनेंशियल के सीईओ का भी रोल था वो डिसीजन के कि नहीं हम लोग आईपीओ पे जाते हैं। ऊपर से कुछ ना कुछ एक कहते हैं कि वो काफी, इवन दो नॉन एग्जीक्यूटिव थे, वो एग्जीक्यूटिव की तरफ काफी हद तक डिसीजन लेते थे, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने कहते हैं ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था, और उसके वजह से उन्होंने किया है कहते हैं रिजाइन। लेकिन आई थिंक एचडीएफसी बैंक एक होपफुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बताएगी, क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक एक तरह के गोल्ड बेंचमार्क है बैंकिंग इंडस्ट्री का। एचडीएफसी बैंक की तो मिसाल दी जाती है, ऑफकोर्स 3-5 साल से ऐसा कोई रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन जो 20 साल में उसने कमा के दिया है इट्स आउटस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं वो गवर्नेंस का हमेशा कहते हैं कि एचडीएफसी बैंक का गवर्नेंस सबसे अच्छा होता है, और उसमें ये चीज होना थोड़ा कहते हैं ना कोई कुछ होगा तो वो एक्चुअली उनको बताना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, होपफुली होगी, और वहां बताया जाए कि क्या था मेन रीजन। लेकिन हाँ, शॉकिंग तो है। तो एडीआर तो काफी डाउन था, लेकिन अभी देखो तो थोड़ी रिकवरी है, तो एट लोअर लेवल में एक तरह के वैल्यू बाइंग आ जाती है। आप बोलोगे तो अपन क्या एचडीएफसी बैंक में लेना चाहिए? ऑनेस्ट लेना हो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो पिछले 3 साल से यूट्यूब में भी मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एचडीएफसी बैंक, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बड़ा हाथी है। उसको चलने के लिए ना यू नीड अ वेरी वेरी सस्टेनेबल इकोनॉमी, बहुत ही अच्छा जीडीपी ग्रोथ 8-9% से बढ़ना चाहिए, और क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए। जबकि काफी हद तक एचडीएफसी बैंक ना अगर आप देखो तो सिंगल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ से चल रहे हैं। हाँ, आप बोलोगे तो अपन नीचे आ गया, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो आपको ये देखना है कि आप किसके लिए जा रहे हो, आप 15-20% के रिटर्न के लिए जा रहे हो या आप कंपाउंडिंग रिटर्न सालों साल चाहिए। मुझे नहीं लगता एचडीएफसी बैंक वो कैटेगरी, ऑफ कोर्स हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में कहीं भी ये दिया नहीं है, हमने हमेशा एचडीएफसी बैंक से दूर ही रहे। तो जैसे डिस्क्लेमर, बाय द वे आपको गाइस हमारा ये मार्केट गिर रहा है अच्छा खासा, तो ना आप लाभ उठा सकते हो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो। सिर्फ 400 रुपये पर मंथ से चालू होता है, जहां आपको पोर्टफोलियो प्लस आपका डीमेट अकाउंट लिंक होके आपके डीमेट में डायरेक्ट शेयर्स आ जाते हैं ना। ये टाइम बेस्ट से इन्वेस्ट करने के लिए आप चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा,
कमेंट बॉक्स में जरूर क्लिक करके देखिएगा। और आपके कोई क्वेश्चंस है एनीथिंग रिलेटेड, प्लीज पुट इट, मैं एंड में Q&A भी लेने वाला हूँ। तो कमिंग बैक गाइस, तो ये HDFC बैंक में ऑफकोर्स थोड़ी वैल्यू बाइंग आ जाएगी एट अ लोअर लेवल, बट एज ए इन्वेस्टर शुड आई इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years? आई रियली डाउट, क्योंकि आई थिंक देर आर मच मच बेटर अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग जो आप देख सकते हो कंपेयर टू HDFC बैंक, जो आपको प्रॉपर अच्छा रिटर्न दे। क्योंकि आप PSU बैंक देखो, आउट परफॉर्मेंस देखो, SBI बैंक जैसी बैंक ना ऑलमोस्ट 2 साल में डबल से ज्यादा हो गए, करेक्ट। तो आप देखो तो वहां अब इतना मिलता है, और नो वैल्यूएशन का अगर आप डिफरेंस भी देखो तो जैसे मैं बोला कि HDFC बैंक का हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड पे वैल्यूएशन होता है, तो वो भी फर्क पड़ जाए, तो वो उस तरह से देख के करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, HDFC बैंक क्योंकि उसका वेटेज इतना बड़ा है, और प्रॉब्लम ये होता है कि HDFC बैंक में मैक्सिमम FI की बाइंग है। तो सेलिंग आता है तो FI की सेलिंग पहले HDFC बैंक, ICICI बैंक वहां ज्यादा आती है, तो उसकी वजह से एक तरह से वो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस तरह से देखिए आप, तो वैल्यू पिक हो सकता है, अदरवाइज ग्रोथ ओरिएंटेड आई डोंट थिंक। अगेन वी हैव टू वेट फॉर द डिटेल्स एंड ऑल दैट। लेकिन ये अच्छी बात नहीं हुई जो हुई, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बाहर निकल गया, क्योंकि उन्होंने के मिस्त्री को नो इंटरनल कहते हैं ना इंटरिम 3 महीने के चेयरमैन रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई ग्लोबल क्राइसिस की, जो है अपना जो वॉर चल रहा है। और भाई वो कहते हैं ना कि जब आप वॉर करो, आप किसके साथ पार्टनर करते हो, क्या वो आपकी सुन रहे हो, वो देखा करो। US देख, अभी ट्रम्प का बयान आया है कि इसराइल ने कल जो अटैक किया है ना, वो हमें पूछे बिना किया है। अब बोलेंगे अब वो नहीं करेगा, अरे ये तो ऐसी बात है कि बच्चा वो नो खिलौना तोड़ के आ गया और वो शौक के वो नहीं नहीं वो अभी नहीं तोड़ेगा, लेकिन मैं तोड़ दिया ना, उसका क्या। और अभी देखो ईरान गुस्से हो गया, और ईरान ने कल से कतार में हमले चालू कर दिए, उनके गैस फील्ड्स में, फिर सऊदी, UAE, हर जगह अटैक चले, कुवैत, ओमान। और उन्होंने बोला था, ये पहले बोला कि अगर आपने एक भी अटैक किया हमारे फील्ड को, अब ट्रम्प बोल रहे कि बहुत छोटी जगह पे अटैक, अरे भाई अटैक इज अटैक, ठीक है। आप आपने थप्पड़ मारा, आप धीरे से मारा, जोर से मारा, लेकिन थप्पड़ तो मारा ना, तो यही चीज है। और ईरान अभी बौखला गए, ऐसे भी उनके जो नो मिलिट्री चीफ थे वो भी चले गए कल, उनका भी देखा आप किस तरह से नो अंतिम संस्कार किया गया है। तो ओवरऑल दे आर ऑल्सो एंग्री। और उनको तो क्या है यार, करो या मरो जैसी हालत है, उनको जितना खींचना है खींचेंगे। कितने रिप्रेजेंटेटिव जो ईरान से आते हैं कि वी इट्स इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर अस, तो आप बोलोगे 1 साल खींचना है तो हम लोग 1 साल क्या 10 साल वॉर खींचेंगे, तो उनके लिए कोई है नहीं, तो वो लोग तो अटैक करेंगे लास्ट मैन स्टैंडिंग पे। अभी इसमें सांस फूल गई कतार की, ओमान की, UAE की, सऊदी की। अब वो भी देखो आप, ये GCC कंट्रीज एक तरह से बोलते हैं कि नहीं आप इसको खत्म करो, ईरान को खत्म करो, लेकिन जब बॉम्ब आते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम पे क्यों डाल रहे हो, हम पे, अरे भाई तो आप अपना बेस दे रहे हो उनको अटैक करने के लिए, तो ईरान चुप बैठेगा। अभी जो अटैक हुआ था वापिस अल्लास आइलैंड में, उनके खार्ग आइलैंड में, तो ये किसने किया, वो UAE के बेस से ही अटैक किया गया था, उनकी मिलिट्री वहां से US ने अटैक किया था। तो आप अपना बेस देते हो अटैक करने के लिए, तो वो बोल ही रहा है कि भाई मैं मारूंगा, फिर आप कंप्लेन करोगे, कैसे चलेगा। एक तरह से GCC बोल रही है कि भाई इसका USA को प्रेशर कि भाई इसका खात्मा करो आप, ठीक है, इसको कुछ भी हो कि ईरान को न्यूट्रलाइज करो। और ऊपर से जब आते हैं तब वो लोग हिल रहे हैं, तो यही बात है। तो ये लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। ऑयल $111 पहुंच गया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई इस लेवल पे तो अपनी तो टाइट हो जाएगी सिचुएशन नो। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, RBI रेट कट नहीं करेगी, आपके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेगी, तो आपका मार्जिन कम हो गए, आपका क्वार्टरली अर्निंग जो सोचे थे नेक्स्ट क्वार्टर में 15-16% आ सकते हैं, वो अभी 10-11% आए। ऊपर से आपके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि माल नहीं जा रहा है, करेक्ट। ऊपर से रुपी वीक जा रहा है, वहाँ एक्सपेक्ट से हमें पैसे बहुत आते थे, वहाँ भी इम्पैक्ट आ सकता है। यही सऊदी, ओमान, दुबई एंड ऑल दैट, तो वहाँ इम्पैक्ट आएगा। टूरिज्म पे इम्पैक्ट आ रहा है, ऑयल पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपका फिजिकल डेफिसिट हर $10 में अगर आप ऑयल बढ़ता है तो आपको 14 से 15 बिलियन डॉलर का फटका पड़ता है, तो वो पड़ रहा है, ठीक है। आपका GDP डाउन जाएगा, ठीक है। ऊपर से FII जो आपके पास आ नहीं रहे थे, so अभी जस्ट चालू करे, बहुत ही खराब समय पे ये हुआ है, तो वो भी सोचेंगे भाई क्यों क्यों जाए, क्योंकि यहाँ तो अभी भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो डिले कर सकते हैं। और रुपी वीक हो रहा है तो ऐसे भी उनको प्रॉब्लम है।
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए, इसलिए आप देखो तो हमारा मार्केट क्यों गिरा है ज्यादा, यही है कि हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, ऊपर से ये वॉर इसको और वर्स कर रही है। ठीक है। अभी अगर देखो तो आपको लगेगा कि तपन कितना लग रहा है, क्या नीचे जाएगा, तो मैंने देखो वो आपको रेशियो बताया था पहले भी, सिनेरियोज आकर दो वीडियो पहले ना, कि 22,000, ठीक है, 30,150 के आसपास अगर आज देखे अभी, तो ये अभी कितना है, अभी 23,300 के आसपास है, करेक्ट। 23,150 जो लास्ट था वहां कुछ सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो फिर नीचे जाता है तो ऑफकोर्स फिर तो यार नंबर गेम है, 22,800, 22,000। और अगर ये लंबा चला, एक महीना भी चल गया वॉर, तो 21,000 भी हम लोग देख सकते हैं। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि नो नीचे जाने के कंपेयर टू ऊपर जाने की, क्योंकि ये थम नहीं रहा है। और ये जो एस्केलेशन हुआ वो बहुत खराब एस्केलेशन है, क्योंकि अभी तक गैस फैसिलिटी या उनकी ऑयल फैसिलिटी पे कभी किसी ने अटैक नहीं किया था, अभी वो हो रहा है, यानी आप सर्वाइवल पे ही अटैक कर रहे हो। जो 95% रेवेन्यू ईरान का आता है ऑयल से ही आता है, और कहाँ से आता है, और वो बेच रहे हैं कुछ 70-75 डॉलर में चाइना को बेच रहे हैं। उनकी शिप जा रही है और आती है तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके आती है, ऐसा सब कुछ चल रहा है वहाँ। तो काफी सारी चीजें अगर आप देखो ना, तो बहुत ही कहते हैं ना कि ऐसी पोजीशन में कि किसी को पता नहीं चल रहा है। अब ऑयल में ही इनको इम्पेक्ट आया, अगर गैस फैसिलिटी आपकी बंद हो जाए तो क्या है, कतार का अगर गैस फैसिलिटी बहुत ही गंदी तरह से कल अटैक किया गया है रात को, और कतार की कुछ मिनिस्टर ट्विटर तो यार कहते हैं ना हर सेकंड न्यूज देते हैं। तो अगर कोई न्यूज आपको देखनी तो ट्विटर में देखा करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आती है। तो उन्होंने बोला कि यार ये गलत है, ईरान ने हमें अटैक किया। अभी प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो गैस फैसिलिटी होती है ना, एलएनजी, ऐसे भी प्रॉब्लम है। ये बंद होती है ना तो चालू होने में 1 महीना 1.5 महीना लगती है, और इंडिया में भी पीच होना चालू हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है तो वो भी है। ऊपर से ट्रम्प ने कल क्या किया कि पार्लियामेंट ने, कांग्रेस में बोला है कि 200 बिलियन डॉलर का ईरान के वॉर के लिए उनको सैंक्शन चाहिए। उनका एक वीक का कुछ खर्चा 11 बिलियन डॉलर था। यानी वो बता रहे हैं कि शायद ये बहुत लंबा खींचेगा वो, अगर बहुत लंबा खींचेगा तो प्रॉब्लम है। ट्रम्प भी फंसे हुए हैं, उसको निकलना है, निकल नहीं पा रहे। और इसराइल तो ऐसा बच्चा है ना कि मिस्टीरियस है, यानी वो जाता है ईरान को थप्पड़ मार के आ जाता है, फिर बाप बोलता है यूएसए क्यों थप्पड़ मारा, तो क्या अभी नहीं मारूंगा, फिर जाके वापस थप्पड़ मार के आ जाएगा। तो वही बात है कि इसराइल तो पागल देश है यार, उसको तो कुछ नहीं है, उसको तो बस तबाह करना है पूरी दुनिया को। तो और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, कॉन्स्पिरेसी थियरी भी है कि भाई इसराइल ये जो अटैक कर रहा है ना, इसलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि ईरान हर जगह अटैक करे और पूरी दुनिया आ जाए ये वॉर में, जीसीसी आ जाएगा, और वो चाहता है, यानी वो तो तबाह हो रहा है, पूरी दुनिया को तबाह करेगा। नेतन्याहू अभी भी उसके वीडियोस आ रहे, सब बोले ये तो एआई है, एआई है। अभी सही क्या है, एआई है या सही वो है, डिक्लेयर तो नहीं किया, लेकिन बोले कि नेतन्याहू उसका भाई सब मर गए थे। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हम कुछ इसमें बोल नहीं सकते, लेकिन वी हैव टू वेट एंड वॉच। सो सिचुएशन ऐसी है कि खराब है, तो अब बोलोगे तपन क्या करना चाहिए, या देखो अभी तो क्या करें, वेट एंड वॉच रखो, लेकिन एट एवरी लेवल एटलीस्ट थोड़े थोड़े डालते जाओ अगर आपको डालना है। और मैं तो मेरे क्लाइंट्स को, मेंबर्स को यही बोल रहा हूँ, पता नहीं है, आप देखो 30,150 के बाद जो फ्राइडे क्लोज हुआ तो उसके बाद कैसे मार्केट रिकवरी किया, अभी वापस नीचे जा रहा है। 22,000 जाएगा क्या, 21,000 जाएगा, जा सकता है। इट्स नॉट इन अवर कंट्रोल, ओनली इन कंट्रोल कि हमें इन्वेस्ट कब करना है। और वो धीरे धीरे करो, आज से फिर आप 1 साल 2 साल 5 साल बाद देखो तो ये आपने अगर 22,000 में किया या 23,000 में किया है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके स्टॉक में 10% का फर्क होगा। लेकिन इसके बाद जो वेल्थ क्रिएशन आता है नॉर्मली वॉर के बाद, वो बहुत ही बड़ा होता है, और वहां कहीं ना कहीं नो आपको फायदा अच्छा खासा हो सकता है। सो ठीक है, सब बोलते कि भाई अभी जल्दी मत करो, लेकिन हमारे मेंबर्स है, और आप लोग अगर ये देख रहे हो, यानी आप लॉन्ग टर्म हो, लॉन्ग टर्म अगर 5 साल के डाल रहे हो, तो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। देयर आर मैनी स्टॉक्स जो एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ रहे हैं, आप देख सकते हो। मैं एक काम करूंगा, आज एक शाम को मैं एक सेशन रखने वाला हूँ जहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप नो अच्छे वैल्यूएशन पे आ रहे हैं। तो
कौन से स्टॉक्स या किस तरह से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो ना, एक स्पेशल सेशन रखने वाला हूँ, उसकी लिंक मैं दे दूंगा। तो जरूर अटेंड कीजिए, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो भी देख सकते हो। चलिए अभी आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मैं एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ स्पेसिफिक पर्सनल रीजन की वजह से। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रियंका कश्यप 14 के ऐसा मार्केट डाउन अ लॉट। अरे हाँ, तो वो तो है ही। अभी देखो, अब वो थैंक्स टू, कहते हैं ना कि भाई इजराइल एंड यूएस ये सब हो रहा है, अभी देखते कहाँ संभलता है। चले, विजय प्रताप सिंह 9173, ऑल फोर stocks along with CG Power Cummins are in my watch list. Currently valuation है, waiting for some more correction। हाँ जरूर, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। आई थिंक ये हमने उस पे बनाया था वीडियो उस पे तो, लेकिन ये सब स्टॉक्स अच्छे हैं। आई थिंक आगे जाके ये सेक्टर बूम करेगा। ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ओके, एंड ग्रिड्स चाहिए आपको, तो आई थिंक दिस दिस विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू गाइज नो टू इन्वेस्ट। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा नीचे आता है तो ऑफकोर्स देख सकते हो। सुप्रीम सुपर टीन आकाश बोले, सर गिव सम इन्वेस्टमेंट आइडिया, शुड बी इन्वेस्ट स्मॉल ऐसे भी इन्वेस्ट इन गोल्ड स्टॉक्स। डॉक्टर लखबीर सिंह, गोल्ड स्टॉक्स ऑफ कोर्स, गोल्ड अगर आप देखें तो थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन गोल्ड बढ़ेगा। नॉर्मली क्या है कि डॉलर यहाँ स्ट्रांग हो रहा है, तो डॉलर जैसे स्ट्रांग होता है तो गोल्ड नीचे आता है। लेकिन एक तरह से कहते हैं ना कि ये थोड़ा, अभी गोल्ड में थोड़ा ये भी है, जीसीसी में लोग गोल्ड बेच के ना पैसे बचा रहे कहीं ना कहीं, नो सर्वाइव के लिए बहुत सारी चीजें चले, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ऑफ कोर्स वीक है। आई थिंक वो बढ़ेगा, तो दिस में बी अ गुड टाइम टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। आई थिंक लॉन्ग टर्म में गोल्ड मे डू वेल, ओके। और ऑफ कोर्स आप गोल्ड एनबीएफसी जो होते हैं ना वो भी आप देख सकते हो, बट यस थिंग्स विल बी देयर, तो आप एसआईपी में ऑफ कोर्स नो आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र राजेंद्रन, RJ21X, लव फ्रॉम केरला, थैंक यू वेरी मच, रिस्पेक्ट फ्रॉम केरला, ओके। पंकज जैन 5161 पूछ रहे हैं, सर कैन आई इन्वेस्ट मोर इन स्मॉल कैप स्टॉक्स नाउ। यस, आप जरूर कर सकते हो। हमारे जो स्टॉक्स है हमने वैसे ही स्टॉक से लेके जो इनसे इम्पैक्ट कम है, और डोमेस्टिक फोकस ज्यादा, क्योंकि आगे जाके भी ना मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है उसमें अभी भी इम्पैक्ट आएगा। तो टेम्पररी फॉर अ सेफ्टी पर्पस आई थिंक डोमेस्टिक स्टॉक सिलेक्ट करोगे ना, दैट विल गिव यू अ बेटर रिटर्न एंड ऑल्सो मच मोर सेफर। विमल पोडर सही कहा, थैंक यू थैंक यू। फिर के 43 पूरे के डिक्रीजिंग में है सर, वो बेसिकली एबीबी सीमेंट्स और हिटाची इन सब के नहीं, वो तो है ही, क्योंकि आप देखिए कि कहीं ना कहीं मार्केट का भी इम्पैक्ट आता है, और ये सब स्टॉक के वैल्यूएशन ऑलरेडी अभी भी हाई है। तो एक तरह से कहते हैं ना कि थोड़ा डाउनफॉल है, लेकिन इतना भी नहीं है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। ठीक है, सर क्या लग रहा है और कितना नीचे जाएगा। वेल, बहुत पेन है, बट क्या करे, अच्छे स्टॉक्स होल्ड करने होंगे। हाँ ये बोल रहे हैं संखत पीदुनिया 550 नहीं, वो तो मैं मानता हूँ कि यार पेन तो बहुत है, बहुत पेन है। अच्छे खासे अगर आप देखो तो 18 मंथ से निफ्टी ने परफॉर्म ही नहीं किया है, वही लेवल पे है। दैट शोज उसके पेन काफी है। अब क्या करें, वी हैव टू वेट एंड वॉच, कहीं ना कहीं अभी ये 2 साल निकल जाएंगे, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म में आई थिंक यू विल गेन। और ऐसा फेज आता है क्योंकि 2021 से 2000 पर, कहते हैं ना कि 24 तक बहुत अच्छा मार्केट है, 4 साल। अभी एक ये स्लैक पीरियड है, अब हमें राह देखनी हुई ये स्लैक पीरियड कब रिकवर होगा। बट एज ए इन्वेस्टर आप थोड़ा थोड़ा इस फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, आगे जाके आपको ये अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपके कोई क्वेश्चन तो जरूर डालेगा, आई ट्राई टू टेक नेक्स्ट टाइम। और आज शाम का सेशन का लिंक दे दूंगा, जरूर अटेंड कीजिए। ओके गाइस, सी यू देन, बाय बाय।